नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्तार के मेहमान बन चुपके से लखनऊ पहुंचे पंजाब के जेल मंत्री। तो छिपाकर मुख्तार के करीबियों से मुलाकात कर रहे हैं और करीबियों से मुलाकात का सिलसिला जारी है। तो ना सरकारी प्रोटोकॉल लिया और ना ही सरकारी सूचना दी। तो मुख्तार के करीबियों के साथ गोपनीय मिशन निपटा कर चले गए वापस। बीएसएनएल से जुड़ा मुख्तार का एक रिश्तेदार बताया जा रहा था पंजाब के जेल मंत्री के साथ, वो भी नजर आए। तो तस्वीरों में ये देखा गया कि मंत्री के साथ मुख्तार का करीबी भी उनके साथ मौजूद था। तो डालीबाग निवासी मुख्तार के करीबी के साथ दिखे सुखविंदर रंधावा। मंत्री के साथ पंजाब के 2 आईएएस और अन्य अधिकारी मौजूद रहे थे। जेल मंत्री की अगवानी के लिए मुख्तार के करीबियों का इंतजाम किया गया और अब्बास नकवी, सईद अनवर और आसिफ खान ने इसका इंतजाम किया था। तो कई जगहों पर गोपनीय तरीके से मंत्री गए हुए थे और उनके साथ कई और लोग भी गए हुए थे। तो मुख्तार के मेहमान बनकर चुपके से मिलने के लिए लखनऊ पहुंचे, जिसके बाद से ये जानकारी हाथ लगी। दरअसल ये 5 सितारा ये होटल बताया जा रहा था जहां पर ये ठहरे हुए थे और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस जगह की जहां पर ये सभी ठहरे हुए थे। दरअसल 5 सितारा ये होटल बताया जा रहा था जहां पर ठहरे हुए थे सभी के सभी, और मुख्तार अंसारी की करीबी बताए जा रहे थे, करीबी बन करके मिलने के लिए पहुंचे हुए थे और किसी गोपनीय मिशन को निपटाने के लिए उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। और इसी वजह से मुख्तार के करीबियों के साथ ये गोपनीय मिशन बताया जा रहा था, जिसके साथ करीबियों को लेकर के मिलने के लिए पहुंचा गया था। तो बीएसएनएल से जुड़ा मुख्तार का एक रिश्तेदार पंजाब के जेल मंत्री के साथ नजर आया। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में ही आप देख सकते हैं कि जो करीबी बन करके आए थे, दरअसल बीएसएनएल से जुड़ा मुख्तार अंसारी का एक करीबी बताया जा रहा था और साथ ही जो जेल अधिकारी है तो उसके साथ मिलकर के छुपा करके ये इस तरीके से जेल के भीतर लेकर जाया गया और मुख्तार के मेहमान बन करके उनको लेकर के गया गया। और साथ ही इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई, ना ही सरकारी तौर पर किसी बात की सूचना दी गई या किसी बात से किसी को पहले ना सूचित किया गया, ना कोई नोटिस जारी किया। तो छिपाकर मुख्तार के करीबियों से मुलाकात की गई थी, ना सरकारी प्रोटोकॉल का पालन किया गया और ना ही सरकारी तौर पर सूचना प्राप्त की गई। तो मुख्तार के करीबियों के साथ गोपनीय मिशन निपटाने के लिए ये वापस पूरा बुलाया गया था। बीएसएनएल से जुड़ा मुख्तार का एक रिश्तेदार भी पंजाब के जेल मंत्री के साथ नजर आया था। तो तस्वीरों में मंत्री के साथ मुख्तार के करीबियों को देखा गया है। डालीबाग निवासी मुख्तार के करीबी के साथ सुखविंदर रंधावा नजर आए। मंत्री के साथ पंजाब के 2 आईएएस और अन्य अधिकारी भी मौजूद बताए गए। वहीं जेल मंत्री की अगवानी के लिए मुख्तार के करीबियों ने इंतजाम किया था। अब्बास नकवी, सईद अनवर और आसिफ खान ने ये सारे इंतजाम किए थे। तो कई जगहों पर गोपनीय तरीके से मंत्री समेत कई लोग बताए जा रहे हैं कि इस मुलाकात में शामिल थे। वहीं इंसाफ का मजाक कैसे उड़ाया जाता है, इसका प्रमाण है पंजाब सरकार और मुख्तार। तो पहले फर्जी मुकदमे लिखकर पंजाब में रोक रखा गया था और अब मुख्तार के खिलाफ हत्या का एक और ऐसा मामला दर्ज किया गया जिसमें कि पीड़ित परिवार ही मुख्तार के नाम को लेकर के हैरान नजर आ रहा है। संवेदनाओं का मजाक उड़ाने का ये अनूठा मामला सामने आया है। तो लखनऊ से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस पर अधिक जानकारी के लिए एसके वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एसके, आपसे जानकारी चाहेंगे, ये जो पूरा मामला बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी से जेल में मिलने के लिए उनके करीबियों का इस्तेमाल किया गया और जेल मंत्री भी उस दौरान खुद शामिल बताए जा रहे थे, तो आखिर कौन सा ऐसा गोपनीय मामला बताया जा रहा था जिसको संपन्न करने के लिए, पूरा करने के लिए इस तरीके से करीबियों का इंतजाम किया गया? बिल्कुल, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एक 5 सितारा होटल का वीडियो है और सबसे बड़ी बात कि ये लखनऊ का 5 सितारा होटल है जिसमें पंजाब के जेल मंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा आते हैं। कोई प्रोटोकॉल नहीं लेते हैं क्योंकि वो एक मंत्री हैं और जब भी कोई मंत्री दूसरे स्टेट में जाता है तो उस स्टेट के सरकार को जब अपना प्रोटोकॉल देता है, साथ ही साथ में उस जिले में प्रोटोकॉल जाता है, जिला अधिकारी और पुलिस के अधिकारी उसको प्रोटोकॉल उपलब्ध कराते हैं, उसकी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करते हैं। लेकिन जब रंधावा जो कि पंजाब सरकार में जेल मंत्री हैं वो लखनऊ आते हैं 5 सितारा
होटल में चोरी चुपके पहुंचते हैं, रुकते हैं और मुख्तार के करीबियों से मिलते हैं। सबसे बड़ी बात है उसमें एक व्यक्ति आसिफ खान भी है जो कि राजधानी लखनऊ के डालीबाग इलाके का है, जो कि मुख्तार अंसारी का करीबी है। अब यह डालीबाग वही इलाका है जहां पर मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माणों को लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जमींदोज किया था। उसके लड़कों की 2 बड़ी हवेलियों को जमींदोज किया गया था। यह डालीबाग वही इलाका है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर डालीबाग से क्या कनेक्शन है मुख्तार अंसारी का। वहां का एक व्यक्ति आसिफ खान मिलता है, यूनुस मिलता है, उसके अलावा अनवर मिलते हैं। कहीं ना कहीं ये सभी मुख्तार अंसारी के करीबी हैं। और बड़ी बात यही है कि लखनऊ के 5 सितारा होटल में मुलाकात होती है, पंजाब सरकार के मंत्री आते हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं लेते हैं और बिना प्रोटोकॉल के इस होटल में रुकते हैं और रुकने के बाद राजधानी लखनऊ के विभिन्न इलाकों का भ्रमण भी करते हैं, जो कि इन करीबियों के साथ होता है। तो बड़ा सवाल आखिर यही खड़ा है कि जब मुख्तार अंसारी को लेकर लगातार राजनीति चल रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, पंजाब सरकार आए दिन नए बहाने बना रही है और इन बहानों में वो बता रही है कि क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की जेल प्रशासन को वो मुख्तार अंसारी को सौंपेगी। हर दिन एक नया बहाना होता है। अब एक केस भी मुख्तार अंसारी पर नया दर्ज कर लिया गया, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ये सवाल उठा रही थी कि मुख्तार अंसारी पर 2 दर्जन से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं। उसके अलावा 50 मामले उनके ऊपर हैं जिस पर वो उत्तर प्रदेश की विभिन्न कोर्ट में वांछित हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस को उनको सौंपा जाए ताकि पुलिस इन मामलों की सुनवाई तेजी के साथ करा सके। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पंजाब सरकार ने एक और खेल कर दिया है, जिसमें मोरिंडा इलाका है, ये मोरिंडा थाना क्षेत्र है पंजाब का, जहां 26 नवंबर 2014 को एक पवन कुमार की हत्या हुई थी। ये पवन कुमार एक मजदूर था और मजदूरी करके अपना काम चलाता था। ये वो समय था जब मुख्तार अंसारी के नाम से उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया कांपते थे। लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, उस समय मुख्तार अंसारी ने एक पवन कुमार नामक मजदूर की हत्या कर दी थी, ऐसा आरोप मोरिंडा पुलिस ने लगाया है, जिसमें हत्या का मुकदमा मुख्तार अंसारी पर दर्ज किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अपने कोर्ट के केस को पंजाब सरकार किस तरीके से मजबूत कर रही है। जहां यूपी सरकार का आरोप था कि एक हल्के मामले में पंजाब सरकार ने मुख्तार अंसारी को बंद करके रखा है, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उसको यूपी सरकार को सौंपा जाए। पंजाब सरकार का जो मामला है उसको भी यूपी सरकार चलाने को तैयार है, जो उनके मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं वो भी यूपी सरकार कराने को तैयार है। तो अब एक हत्या के मामले में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसकी वजह साफ है कि किसी भी स्थिति में मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल से स्थानांतरित कर यूपी ना भेजा जाए, दूसरे मामले में भी वांछित बताकर उनको पंजाब की जेल में ही रखने का इंतजाम इस केस के माध्यम से कर लिया गया है। तो सीधी सी बात है कि जब सुखविंदर सिंह रंधावा लखनऊ पहुंचते हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं लेते हैं, अपने आगमन की जानकारी नहीं देते हैं और चोरी चुपके लखनऊ के कई इलाकों में घूमते हैं, या मुख्तार अंसारी के करीबियों से मिलते हैं, उसके बाद वापस चले जाते हैं, तो बड़े सवाल इस पूरे सिस्टम पर खड़े हो रहे हैं कि जहां पंजाब सरकार पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए नित नए बहाने गढ़ रही है, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल रही है। ऐसी स्थिति में इस तरीके का दौरा निश्चित तौर पर बड़े सवाल पंजाब सरकार और पंजाब जेल लगातार, जैसे कि अभी आपने भी बताया कि लगातार ये पंजाब सरकार कोशिश कर रही है उन्हें बचाने की। जब उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं मीडिया कर्मियों की तरफ से, तब उन लोगों का साफ तौर पर यह कहना होता है कि हम अगर कोई भी अपराधी है तो हम अपराधी को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन हम अब तक भी मानने को तैयार नहीं है कि जो भी मुकदमे दायर किए गए वो सही तरीके से, सटीक तरीके से उन पर लगाए गए हैं, क्योंकि आरोप रहा है कि कई ऐसे झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। लेकिन बार बार अब जब पुलिस ने भी एक और मुकदमा दर्ज कर दिया है, तो इसको लेकर के क्या कहना है पंजाब सरकार की तरफ से, क्योंकि वो तो खासतौर पर कह रहे हैं कि हम तो अभी उन्हें अपराधी मानने को तैयार ही नहीं है। पंजाब सरकार ने मोरिंडा थाने में यह मुकदमा इसलिए दर्ज कराया है ताकि मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में ही रखा जा सके, सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के दलीलों को कमजोर किया जा सके और यह बताया जा सके कि केवल एक छोटे मामले में नहीं बल्कि एक हत्या के मामले में भी पंजाब सरकार का वांछित है मुख्तार अंसारी। तो ऐसी स्थिति में पंजाब सरकार अब वह इंतजाम कर रही है जिससे कोर्ट में वह मजबूती के साथ अपना पक्ष रख सके, जो कि यह बता रहा है कि मोरिंडा पुलिस ने आखिर यह केस क्यों दर्ज किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पवन कुमार जिसकी 2014 में हत्या हुई थी, जिसको लेकर मुख्तार अंसारी पर हत्या की बात कही जा रही है, उस परिजनों ने भी यह नकार दिया है कि वो मुख्तार अंसारी को जानते ही नहीं है, मुख्तार अंसारी से दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं है। तो आखिर बिना दुश्मनी के पवन कुमार की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी कैसे आरोपी हो गया। लेकिन बावजूद इसके फिलहाल पंजाब
पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल पंजाब सरकार की भूमिका पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसे दुर्दांत मुख्तार अंसारी को क्यों बचाने का प्रयास पंजाब सरकार कर रही है। जी ठीक, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि मंत्री के साथ साथ पंजाब के 2 आईएएस और अन्य अधिकारी भी उनके साथ मौजूद बताए जा रहे थे। यानी कि ये पूरा खेल पहले से प्लान था और जानबूझ करके, क्योंकि इसमें अधिकारियों की भी मिलीभगत है, मंत्रियों की भी मिलीभगत है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो यह सामान्य सी बात है कि जब किसी भी स्टेट का मंत्री किसी दूसरे स्टेट में जाता है तो उसके जो पीएस होते हैं, जो सरकारी उसके विभाग के अधिकारी होते हैं, तो वो उसके साथ में दूसरे स्टेट में जाते हैं। तो निश्चित है कि जब सुखविंदर सिंह रंधावा लखनऊ आए तो उनके साथ उनके विभाग के अधिकारी भी आए होंगे जो कि आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन उन्होंने अपने प्रोटोकॉल की जानकारी यूपी सरकार को नहीं दी, लखनऊ जिला प्रशासन को नहीं दी, लखनऊ कमिश्नरेट को नहीं दी। ये बड़ा सवाल जरूर है कि आखिर गुपचुप तरीके से इतनी गोपनीय यात्रा करने की आखिर उनको जरूरत क्या पड़ गई, और मुख्तार अंसारी के करीबियों से मिलने की जरूरत क्या पड़ी, जो कि इन तस्वीरों से साफ हो रहा है। तो ये बड़े सवाल जरूर पंजाब सरकार के जेल मंत्री पर खड़े हो रहे हैं, सीधे पंजाब सरकार पर खड़े हो रहे हैं, और जेल प्रशासन तो पहले ही संदेह के घेरे में है कि वो बचाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। अब देखना यह है कि इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद जब न्यूज़ 1 इंडिया खबर चला रहा है तो पंजाब सरकार इस पर अपनी क्या सफाई पेश करती है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका इसके तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो किस तरीके से छिपा करके मुख्तार के करीबियों से मुलाकात की जा रही है, इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई तो ये साफ बताता है, साफ जाहिर करता है कि लगातार पंजाब सरकार कोशिशें तो कर रही है मुख्तार अंसारी को बचाने की, लेकिन इस बात को कबूलने को पंजाब सरकार तैयार ही नहीं है। अगर वाकई ये बचाने की कोशिश नहीं की जा रही है तो आखिर जो नया मामला, जो नया मुकदमा दर्ज किया गया है मुख्तार अंसारी के खिलाफ पंजाब सरकार की तरफ से करवाया गया है, तो इस पूरे मामले में जिस पीड़ित का, जिस के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी हत्या की गई थी मजदूर की, दरअसल मजदूर के परिजन ही मुख्तार अंसारी को पहचानने से इनकार कर दे रहे। तो सवाल तो खड़े होने वाजिब है कि अगर वो भी मना कर रहे हैं तो फिर बचाने की कोशिश इस तरीके से क्यों की जा रही है और क्यों ऐसे झूठे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। और वहीं लखनऊ में कुरान की आयतें हटाने की याचिका का मामला सामने आया, तो मामले में वसीम रिजवी पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मीडिया प्रभारी भी कर सकते हैं एफआईआर। शिया नेता अमिल शमशी ने एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही है। तो वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका, और शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं वसीम रिजवी। तो वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, और ऐसे में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन बताए जाते हैं वसीम रिजवी, और बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मीडिया प्रभारी भी एफआईआर उन पर कर सकते हैं। इस पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ आदित्य द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आदित्य, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो पूरा लखनऊ का मामला बताया जा रहा है कि कुरान की आयतें हटाने की याचिका का मामला सामने है, तो आखिर इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट्स है? देखिए, वसीम रिजवी का अगर पूरा कार्यकाल पिछला देखा जाए, जब वो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, तो उसमें वो चर्चाओं में रहने के लिए कुछ ना कुछ करते आए। लगता है उसी क्रम में इन्होंने कुरान से 26 आयतें हटाने के लिए एक याचिका दायर की थी। इसको लेकर खासा विरोध भी हुआ है। जो भी यहाँ पर मुस्लिम नेता हैं, धर्मगुरु हैं, उन्होंने सभी ने इसकी आलोचना की थी कि किसी भी धार्मिक मसले को कोर्ट में ले जाना ठीक नहीं है। इसी को लेकर के बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मीडिया प्रभारी हैं अमीन शमसी, उन्होंने साफ किया हुआ है कि वो चौक थाने में आज हर हाल में एक मुकदमा दर्ज कराएंगे। मेरी अभी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा कि उन्होंने ड्राफ्टिंग तैयार कर ली है, अपने वकीलों से बात कर ली है, और वो मुकदमा जरूर कराएंगे कि ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला है, और इसमें वो किसी भी तरह से वसीम रिजवी को माफ नहीं करेंगे। जी ठीक, लेकिन अगर आदित्य ये बात की जाए, क्योंकि शिया नेता अमिल शमसी ने भी एफआईआर दर्ज करने की बात कह दी है, तो आखिर इतने लोग जब उनके खिलाफ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इस बात पर अब तक कोई सफाई आई है वसीम रिजवी जी की तरफ से? देखिए, वसीम रिजवी को हमने सुबह ही कॉल करने की कोशिश की थी, कई बार फोन मिला चुके हैं, उनका फोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा है। उनका जो पीआर देखते हैं, मीडिया प्रभारी हैं, उनको भी मैंने फोन लगाया हुआ था, उनका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। तो फिलहाल इस मामले में बढ़ता विरोध देख करके वसीम रिजवी पूरी तरह से अंडरग्राउंड से हो गए हैं, मीडिया के सामने नहीं आ रहे, कोई वक्तव्य नहीं दे रहे, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे, बचने और छुपने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो गाजियाबाद की अगली खबर, मामूली विवाद में साले ने अपनी जीजा की हत्या कर दी। साले ने जीजा पर चाकू से
कई बार जानलेवा हमला किया। युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। तो मृतक अपनी पत्नी को लेने गया था अपने ससुराल। साले से किसी बात को लेकर के कहासुनी हो गई और विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद से गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जिसके बाद से गुस्साए साले ने अपने ही जीजा की हत्या कर दी। तो जिसके बाद से उसे तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया शख्स को, जिस पर लगातार कई बार चाकुओं से प्रहार किया गया था, लेकिन उसने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। गाजियाबाद की एक घटना सामने आई है, जहां पर मामूली विवाद के चलते साले ने अपने जीजा की जान ले ली। लाख रुपए मांग रहा था और भैया की छुरी मारी आके। किसने 2 लाख रुपए मांगे आपसे? मेरे घर वाले ने, आजाद ने। अच्छा, तो छुरी कब मारी है? छुरी मारी 7 बजे। आज 7 बजे? हाँ, 7 बजे मारी आज। अच्छा, किस बात पे मारी, क्यों मारी है? 2 लाख रुपए जगह 2 लाख रुपए देना थे, जो जान से मार दूंगा। अच्छा, 2 लाख रुपए किस चीज़ के लिए मांग रहे थे वो? 2 लाख रुपए दे दूँ। 2 लाख रुपए दे दो। 2 लाख तो आपके भाई को क्यों मारा? आपसे पैसे मांग रहा था, क्या भाई ने मना किया? कि तू पैसे नहीं देगी अपने भैया से लेकर, तो तेरे भैया को जान से मार दूंगा। अच्छा, आपको तलाक भी दिया था उनको? हाँ, तलाक भी दिया। कब दिया तलाक? कल दिया था। कल तलाक दिया था।